हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे होते हैं। तो क्लास 11 की जो हिस्ट्री है, ठीक है, मतलब सीबीएसई बोर्ड में जो ह्यूमैनिटीज में जो क्लास 11 की हिस्ट्री है, हम उसका चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं आज। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 1, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ओके, और ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट हम ये देख लेते हैं, क्योंकि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में। तो हम पढ़ेंगे हाउ सिटीज ग्रो, ठीक है, जो सिटीज थे वो कैसे डेवलप हुए, कैसे बने, राइटिंग कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, एंड व्हाट द सुमेरियन सिविलाइजेशन वाज लाइक, ठीक है, एंड द रोल ऑफ ट्रेड, किंग्स, टेम्पल, सोशल क्लासेस, एंड व्हाई मेसोपोटामिया इज कॉल्ड द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। मेसोपोटामिया को क्यों कहा जाता है कि वो दो रिवर्स के बीच में लैंड है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया का मीनिंग क्या है मैं आपको पहले बता देती हूँ। मैसो मीन होता है मिड, एंड पोटोमास मीन होता है रिवर्स, right? So means land between two rivers. Mesopotamia means the land between two rivers. The two rivers were Tigris and Euphrates. ठीक है, कौन कौन सी दो नदी थी? यूफ्राटिस एंड द टिग्रिस। इन दो नदियों के बीच में आप देखोगे जो सिटी एमर्ज हुआ है, दैट इज मेसोपोटामिया, टिग्रिस एंड द यूफ्राटिस। ठीक है, अब इसके बीच में जो एरिया है उसको हम बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको इस वाले पूरे एरिया को जो आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोल रहे हैं मेसोपोटामिया। ठीक है, ऑल्सो इसमें आपको सिटीज मारी, उरुक, लगाश, ठीक है, तो ये सारे जो सिटीज हैं किसके सिटीज हैं? ये सिटी है मेसोपोटामिया के। और सुमेर, ठीक है, ये मेसोपोटामिया के सिटीज हैं। ठीक है, तो यही मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है जो दो रिवर्स के बीच में डेवलप हुई थी। अभी प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करेंगे तो कहाँ कौन सा रीजन है प्रेजेंट टाइम, ठीक है, तो आप यहाँ देखकर भी पता लगा सकते हो कि कौन सा रीजन है। मेडिटेरेनियन सी के सीरिया इराक वाला, मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो सीरिया इराक वाला आपको रीजन देखने को मिलता है, वही रीजन है जहां पर मेसोपोटामिया डेवलप हुई थी, राइट। तो व्हाट इज मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया मीन्स द लैंड बिटवीन टू रिवर। मेसो मीन मिड, मतलब बीच वाला एरिया, ठीक है, एंड पोटोमास मीन रिवर्स, रिवर्स के बीच वाले एरिया को बोला गया मेसोपोटामिया। ठीक है, इट वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट टाइम इराक एंड पार्ट्स ऑफ सीरिया एंड टर्की। ठीक है, प्रेजेंट टाइम ये कहाँ मिलेगा आपको? इराक, सीरिया एंड टर्की वाला जो रीजन है वहां पर आपको ये सिविलाइजेशन का एरिया डेवलप होता है। ठीक है, मेसोपोटामिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैड सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके यहाँ पर आप देखते हो कि कुछ अर्लीस्ट सिटीज थे जो डेवलप हुए थे। जैसे फर्स्ट हमारा हमने देखा उर, सेकंड उरुक, ठीक है, मारी, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिटीज थे जो मेसोपोटामिया में डेवलप हुए थे। ओके, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग, ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग यहाँ पर आप देखोगे एमर्ज हुई थी, और जो राइटिंग सिस्टम था उसको बोला जाता था क्यूनिफॉर्म। ठीक है, तो क्यूनिफॉर्म डेवलप ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। ठीक है, आप देखते हो कि यहाँ पर ट्रेड डेवलप हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ, ऑर्गेनाइज, आप मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन आपको देखने को मिलता है। तो मेसोपोटामिया, द टिग्रिस एंड द यूफ्राटिस आर सेंट्रल टू द चैप्टर। ठीक है, मतलब ये दो तीन टॉपिक ऐसे, मेसोपोटामिया, टिग्रिस एंड यूफ्राटिस, इसी को हम चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं अच्छे से, कि इसका रीजन कैसा था, इसकी सोसाइटी कैसी थी, इसका रिलीजन कैसा था, ये सारी चीजें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। Why did civilization grow in Mesopotamia? क्यों मेसोपोटामिया में ग्रो हुई है सिविलाइजेशन? इसके रीजन देखते हैं। मेसोपोटामिया हैड फर्टाइल लैंड बिकॉज ऑफ द रिवर वैली। मेसोपोटामिया में फर्टाइल लैंड थी, उसका रीजन क्या था? क्योंकि वो रिवर वैली, आपने देखा कि टिग्रिस एंड यूफ्राटिस इन दो रिवर्स के बीच में, ठीक है, ये जो दो रिवर के बीच वाला आपको ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये आपका फर्टाइल एरिया है, क्योंकि दोनों रिवर्स यहाँ पर सेडिमेंट डिपोजिट करती हैं और सोइल को फर्टाइल कर देती हैं। ठीक है, तो जिस कारण आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप क्या देखते हो कि लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो पीपल को ग्रो क्रॉप्स लाइक बार्ले, व्हीट, पल्सेस। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्या चाहिए ह्यूमन को? पहले फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, खाने की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर हमारे पास खाना है, राइट, तो हम बाकी सारे ट्रेड या बाकी सारी एक्टिविटीज में अच्छे से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो लैंड फर्टाइल थी मेसोपोटामिया की, रीजन क्योंकि वो रिवर्स के बीच वाला, बैली वाला रीजन था,
जिसके कारण यहाँ की लैंड फर्टाइल थी और ये यहाँ के जो फार्मर्स थे वो ग्रो कर सकते थे बार्ले, व्हीट एंड पल्सेस। बट लाइफ वॉज नॉट इजी, लाइफ इजी नहीं थी बिकॉज रेनफॉल वॉज वेरी लो। ठीक है, रेनफॉल थी नहीं, अब डेजर्ट वाला एरिया था। ठीक है, रेनफॉल ज्यादा नहीं थी एंड रिवर्स कुड फ्लड अनप्रेडिक्टेबली। ठीक है, और कभी कभार यहाँ पर आपको फ्लड देखने को मिल जाती है। रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या चाहिए, इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए आपको वाटर चाहिए, या तो रेनफॉल होनी चाहिए, ठीक है, या तो रिवर्स होनी चाहिए। एंड इरिगेशन वाज नीडेड, इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए आपको जरूरत होती है इरिगेशन की। सो पीपल बिल्ड कैनाल्स एंड मैनेज्ड वाटर केयरफुली, और इसलिए यहाँ के लोगों ने क्या बनाए, कैनाल्स बनाए एंड वाटर को मैनेज किया। ठीक है, जैसे अभी आप देखते हो ऐसे राजस्थान में आपको कैनाल्स देखने को मिलेंगी क्योंकि वहां पर रिवर्स नहीं है। तो जहां पर रिवर्स है इंडिया में, वहां से कैनाल्स के थ्रू, डैम्स के थ्रू पानी को सप्लाई किया जाता है। उन रीजन में जहां पर रिवर्स नहीं है, जहां पर एग्रीकल्चर होता है बट पानी की नीड है, तो वहां पानी की नीड फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू वाटर सप्लाई करते हैं। तो वही सिस्टम आपको मेसोपोटामिया में देखने को मिल रहा है। दिस हेल्प एग्रीकल्चर एंड सपोर्टेड सिटी लाइफ। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इसी से आपको इसी से हेल्प मिल रही है सिटी लाइफ को, और ये सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। फर्स्ट फीचर इज अर्बन लाइफ। ठीक है, आप सिटीज देखोगे, और उरुक, लगाश, मारी, ये इंपॉर्टेंट सिटीज आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो मेसोपोटामिया हैड सम ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट सिटीज, इंपॉर्टेंट सिटीज लाइक उरुक, लगाश एंड मारी। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा हम एक और देख लेते हैं। जैसे उर क्या था, इंपॉर्टेंट सुमेरियन सिटी था। ठीक है, उरुक वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी। ठीक है, एंड लगाश इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट ऑफ सुमेर। ठीक है, सुमेर स्टेट का एक इंपॉर्टेंट सिटी था लगाश। एंड मारी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सिटी ऑन द इफ्राटिस। ठीक है, इफ्राटिस रिवर के बैंक पर आप देखते हो मारी, ठीक है, जो ट्रेडिंग सिटी था। एंड दीज सिटीज बिकेम सेंटर्स ऑफ ट्रेड, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन। ठीक है, यही वो सिटीज थे जहां से आप देखोगे कि इन्होंने ट्रेड करना, मतलब एक ट्रेड का सेंटर बन गए थे, गढ़ बन चुके थे जहां से लोग एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे। आप रिलीजन यहाँ पर देखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, और भी आपको सारी चीजें, क्राफ्ट, प्रोडक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये सिटी, ये मेन सेंटर थे ट्रेड के, रिलीजन के और एडमिनिस्ट्रेशन के, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन के। ठीक है, तो मतलब जैसे अभी आप देखते हो कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, ठीक है, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ये कुछ ऐसे एरिया है जहां जो एक तरह से आप देखोगे जो फैक्ट्रीज के, इंडस्ट्री के, मतलब एक सेंटर बन चुके हैं जहां पर आपको इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो भी वहीं माइग्रेट करते हैं क्योंकि काम उनको वहां पर इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर उरुक, लगाश एंड मारी। ठीक है, ये मेसोपोटामिया की अर्लीस्ट सिटी थे। इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वॉज द बेस ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का बेस होता है, बैकबोन होता है एग्रीकल्चर। क्यों, मैं एक चीज यहाँ पर समझा देती हूँ। फर्स्ट देखो, एग्रीकल्चर आपको क्या दे रहा है, एग्रीकल्चर आपको दे रहा है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपको भी कौन दे रहा है, एग्रीकल्चर। ठीक है, अब यही रॉ मटेरियल को आप क्या करते हो, आप इसी रॉ मटेरियल से फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करके आप फाइनल गुड्स बनाते हो। ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर ने हमें क्या दिया, हम जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्रीकल्चर ने हमें क्या दिया, कॉटन। ठीक है, तो कॉटन से हमने क्या बनाया, कॉटन से हमने बनाया, हमें बनाना है कॉटन से फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक हम कहाँ बनाएंगे, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो कॉटन हमें कहाँ से मिल रही है, एग्रीकल्चर से। अगर एग्रीकल्चर से कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या हम फैब्रिक बना पाएंगे, क्या हम क्लोथ्स बना पाएंगे, शर्ट बना पाएंगे, ठीक है, जो न्यू ड्रेसेस होती है, क्या हम वो बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो एग्रीकल्चर किसी भी इंडस्ट्री का बेस होता है क्योंकि रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर। ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइडेड फूड फॉर द पॉपुलेशन। फर्स्ट तो ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री के लिए, सेकेंड ये फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है, पॉपुलेशन के लिए, राइट। एंड सरप्लस प्रोडक्शन फॉर ट्रेड। अगर ज्यादा मात्रा में आप प्रोडक्शन कर रहे हो क्रॉप्स का, फूड का, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, कभी भी नेचुरल कैलेमिटीज आती तो आप वहां उसको यूज कर सकते हो, और अदरवाइज आप उसको मतलब उसका ट्रेड भी कर सकते हो। जो कमर्शियल क्रॉप्स होती है उनका ट्रेड करके आप उससे इनकम भी अर्न कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि फूड फॉर द पॉपुलेशन, रॉ मटेरियल, सरप्लस प्रोडक्शन फॉर ट्रेड। पीपल यूज्ड प्लो। ठीक है, लोग खेतों को जोता करते थे, इरिगेशन कैनाल बनाते थे, एनिमल्स पावर। एनिमल्स पावर क्यों थी,
क्योंकि उस टाइम आप देखोगे सारी चीजें एनिमल्स पर ही बेस्ड थी, मतलब एनिमल्स हंटिंग हो रही है, गैदरिंग हो रही है, ठीक है। तो एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। अब ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर ग्रो होगा, अब आप देखो एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा है, राइट, तो मतलब कहीं ना कहीं इंक्रीज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास सरप्लस फूड है, ठीक है, सरप्लस फूड है, जिसके कारण आपका मतलब ज्यादा खाना होगा, तो जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उसको खाने की नीड भी ज्यादा होगी, तो हम इजीली अवेलेबल करा पा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, ठीक है, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा एक्टिविटीज होंगी, तो आप बड़े बड़े शहर डेवलप होते देखोगे, बड़े बड़े सिटीज डेवलप होते देखोगे, ठीक है। एंड डिवीजन ऑफ लेबर, फिर आप देखोगे कि डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का भी आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। कुछ लोग आर्ट एंड क्राफ्ट बना रहे हैं, कुछ ज्वेलरी बना रहे हैं, कुछ पोट्री बना रहे हैं, ठीक है, कुछ फर्नीचर बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा पॉपुलेशन की नीड होगी और उतना ही ज्यादा वो अलग अलग काम में, अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट सिटीज, द अर्लीस्ट सिटीज डेवलप अराउंड 3000 BCE। व्हाई दिस सिटीज डेवलप, ठीक है, क्यों सिटी डेवलप हुए थे? सिटीज डेवलप बिकॉज ऑफ फूड सरप्लस, ठीक है, आपको फूड सरप्लस देखने को मिलता है, जिसके कारण आप देखोगे सिटी डेवलप हो गए, पॉपुलेशन ग्रो करी, क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा हुआ तो पॉपुलेशन ग्रो करी, पॉपुलेशन अच्छी थी तो इजीली, क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा था तो फूड उनको प्रोवाइड कराया जा रहा था। एंड ट्रेड, ठीक है, जहां जहां एग्रीकल्चर अच्छा था वहां पर सिटी डेवलप हो गए, राइट। जहां अच्छा ट्रेड होता था, जैसे मारी, क्योंकि यूफ्राटिस आप देखोगे, एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको, मारी कहां पर लोकेट था, मारी यूफ्राटिस रिवर की बैंक पर लोकेट है, यहाँ पर आप देख रहे हो मारी, ठीक है। अब यूफ्राटिस, उस टाइम पे रोड्स नहीं होती थी, ठीक है, कोई ब्रिजेस नहीं होते थे, रेलवे लाइन नहीं होती थी, तो रूट क्या था, रूट था उनका, एक तरह से आप यहाँ पर रूट देखते हो, रूट क्या देखते हो, यहाँ पर आपको रूट देखने को मिलेगा रिवर, ठीक है। इसी रिवर से होते हुए वो लोग क्या करते थे, ट्रेड। तो इसीलिए आप देखोगे कि रिवर्स के सराउंडिंग जो भी सिटीज हैं वो एज अ ट्रेडिंग सेंटर यहाँ पर डेवलप होते आपको दिखेंगे, ठीक है। एंड टेम्पल्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आप देखोगे टेम्पल्स, क्योंकि टेम्पल्स में लोग डोनेट करते थे, चैरिटी दिया करते थे, और डोनेशन के कारण टेम्पल्स में बहुत सारी माया, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं वेल्थ इकट्ठी हो जाती थी। जितनी ज्यादा वेल्थ वहां पर होती थी तो उस वेल्थ का वो लोग यूज करते थे अलग अलग एक्टिविटीज में, ठीक है। इसलिए टेम्पल एक आपका सेंटर, मतलब एक सिटी और सिटी सेंटर ऑफ द सिटी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, जैसे स्कल्पचर बन रहा है ना, मूर्ति बनाई जा रही है, जो गॉड गॉडेसेस वो बना, मतलब पूछते थे, नेचर की जो वर्शिप करते थे उनसे रिलेटेड जो वो स्कल्पचर बनवाया करते थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। नीड फॉर ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ, अब एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, सिटीज एमर्ज हो रहा है, तो सिटीज को रन करने के लिए, सिटीज को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, गवर्न करने के लिए आपको नीड होगी एक अच्छी गवर्नमेंट की, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट की, ठीक है। तो अब आप देखते हो जब एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, ट्रेड अच्छा हो रहा है, इनकम ज्यादा हो रही है, तो वो लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे उनको नीड होने लगी थी किस चीज की, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट की, ओके। In village, most people produced their own food, but in cities, many people became. गांव में आप देखोगे मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते थे, अपनी खुद की जमीन पर अपने खुद के लिए खाने को प्रोड्यूस करना है, फूड प्रोड्यूस करना है, बट शहरों में ऐसा लोग नहीं करते थे। शहरों में लोग मर्चेंट होते थे, पोर्टर्स, मतलब जो कुम्हार होते हैं जो मट्टी से बर्तन बनाते हैं, ठीक है, पोर्टर्स हुआ करते थे, मेटल वर्क किया करते थे, स्क्राइब्स, ठीक है। उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी हमारे पास में, ठीक है, कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं थी जिससे हम प्रिंट कर लें, एकदम प्रिंट आउट हो जाए, बुक हमारी तैयार हो जाए। तो जो स्क्राइब्स होते थे वो कौन होते थे, एज अ राइटर, ठीक है, मतलब जो लिखते थे, जो बुक्स लिखते थे, ठीक है। तो जो पूरे रिकॉर्ड तैयार करते थे, रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, उनको स्क्राइब बोला जा रहा है, राइट। प्रीस्ट, प्रीस्ट कौन होते थे, प्रीस्ट जो टेम्पल के हेड होते थे, ठीक है। तो आपको यहाँ प्रीस्ट देखने को मिलेंगे, सोल्जर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि अच्छी इनकम हो रही है, मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सिटी एमर्ज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, सोल्जर्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख रहे हो कि कितनी सारी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज एमर्ज हो रही हैं, तो इसीलिए इनके अराउंड वहां पर क्या क्या डेवलप हो रहा है, सिटी। गांव में आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर हो रहा है, बट जहां पर जो मर्चेंट, पोर्टर्स, मेटल वर्कर्स, स्क्राइब्स, प्रीस्ट, सोल्जर्स रहते थे, तो उनकी सराउंडिंग भी आपको सिटी एमर्ज होते दिखेंगे, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, इसी को क्या कहा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर। द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मीन्स द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर टाउन डेवलप हो रहे हैं, धीरे धीरे आपकी सिटीज डेवलप हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, तो उसी को आप क्या बोल रहे हो, अर्बनाइजेशन। अफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का क्या अफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। फर्स्ट, पीपल बिगेन डूइंग डिफरेंट जॉब्स, जैसे आप देखते हो, ठीक है, एंड सम पीपल वर मर्चेंट, सम पीपल वर पोर्टर्स, सम पीपल वर मेटल वर्कर्स, ठीक है, तो अलग अलग वो लोग काम कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो लोग आप देखोगे कि लोग अलग अलग जॉब्स में जा रहे हैं। ट्रेड इंक्रीज, जब ज्यादा काम करेंगे, कुछ मर्चेंट हैं, ठीक है, आप कुछ आपको यहाँ पोर्टर्स देखने को मिलेंगे, तो वो ट्रेड में मतलब उससे ट्रेड भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो लोग ट्रेड में इन्वॉल्व हो रहे हैं। रूलर्स नीडेड रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अब जो यहाँ पर स्क्राइब है, जो रूलर्स थे उनको रिकॉर्ड रखने की जरूरत होती थी, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, स्क्राइब्स, ठीक है, रूलर्स का रिकॉर्ड मेंटेन कौन कर रहा है, स्क्राइब्स। राइटिंग बिकेम इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप देखते हो राइटिंग की इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, तो स्क्राइब लिखते थे, उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे, तो राइटिंग धीरे धीरे आपको राइटिंग का डेवलपमेंट यहाँ पर ज्यादा होने लगेगा और राइटिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगी, उसका रीजन क्यों, क्योंकि राइटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगी क्योंकि वहां पर जो लोग थे, ठीक है, वो जो ट्रेड कर रहे हैं, जैसे अभी आप बिजनेस करते हो, अभी आप स्कूल्स में होते हो, ठीक है, तो आपको नीड होती है, आपको नीड किस चीज की होती है, आपको नीड होती है उसको रिकॉर्ड को रखने की, रिकॉर्ड को मेंटेन करने की, ठीक है, जब वो रिकॉर्ड मेंटेन होता है तो आप क्या कर रहे हो, आप उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके आप एज अ डेटा उसको सेफ रखते हो, ठीक है, स्कूल्स में भी आपको 10 साल पुराना डेटा मिल जाएगा, आप किसी ऑफिस में जा रहे हो वहां पर रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाता है, आप बिजनेस कर रहे हो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डेटा होता है वो मेंटेन करके रखा जाता है, तो लाइक दैट इसलिए राइटिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। अब देखते हैं सोसाइटी बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, अब धीरे धीरे आपको सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती हुई मिलेगी। देखो पहले तो एग्रीकल्चर हो रहा था, तो सिर्फ एग्रीकल्चरल सोसाइटी आपको देखने को मिल रही है, लोग फार्मर्स थे, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, तो ग्रुप्स भी नहीं थे। अब धीरे धीरे यहाँ पर लोग मर्चेंट्स हो गए, लोग मेटल का काम करने लगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग स्क्राइब्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, सोल्जर्स हो गए, तो धीरे धीरे जो सोसाइटी है वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। आपको सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सिटीज बिकेम सेंटर्स ऑफ पावर एंड कल्चर, अब सिटी यहाँ पर धीरे धीरे क्या बन रहा है, पावर बन रहा है, मतलब सेंटर का एक तरह से पावर बनता जा रहा है और कल्चर की पावर बनता जा रहा है, ठीक है। एंड रोल ऑफ टेम्पल्स, temples were very important in Mesopotamian cities. Temples were not only religious places, they also controlled land, trade, storage of grain, employment of workers, distribution of food. ठीक है, अब आप देख रहे हो टेम्पल क्या कर रहे हैं, लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो बड़े बड़े रिच फैमिली से बिलोंग करते थे जो लोग, ठीक है, वो डोनेट करते थे लैंड को, तो सबसे ज्यादा लैंड किसके पास थी, टेम्पल्स के पास में, ठीक है। अब टेम्पल्स के पास पैसा सबसे ज्यादा, लैंड सबसे ज्यादा, क्योंकि फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, ठीक है, तो एक तरह से वो ट्रेड का सेंटर बन गया, धीरे धीरे इंडस्ट्री वहां पर स्टैब्लिश होने लगी। फिर अब क्योंकि मंदिर के पास लैंड ज्यादा होती थी, तो वहां पर रूम्स बनाने लगे, स्टोर हाउसेस बनने लगे, तो वहां पर फूड इकट्ठा होने लगा, मतलब जो सरप्लस ग्रेन होता था, सरप्लस फूड होता था, वो टेम्पल्स के स्टोर हाउसेस में ही स्टोर करके रखा जाने लगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स, अब वो उन सबको मेंटेन करने के लिए वहां पर किसकी नीड थी, एम्प्लॉयमेंट की नीड थी, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ठीक है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी उनको क्या जरूरत थी, वर्कर्स की। तो आप देखोगे टेम्पल्स क्या बन गए, आपको यहाँ टेम्पल्स सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस नहीं मिलेंगे, टेम्पल और भी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। The temple often stood at the center of the city and became an important institution of power. King and administration. As cities grow, administration became necessary. Role of king, ठीक है, maintain law and order, ठीक है। अब जैसे सिटी ग्रो होता है, सिटी डेवलप होते हैं, तो वैसे एडमिनिस्ट्रेशन भी उसकी जरूरत होती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको सोल्जर्स चाहिए, मिनिस्टर चाहिए, ठीक है, रूलर चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो राजा का रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजा क्या कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, आर्मी को लीड कर रहा है, प्रोटेक्टेड द सिटी, सिटीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे अभी आप देखते हो कि आप हमारी इंडिया की प्रोटेक्शन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी है, गवर्नमेंट की, ठीक है, तो प्रोटेक्ट किया जाता है। वैसे उस टाइम जो रूलर्स होते थे, राजा होते थे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उनकी सिटीजन्स को उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है।
एंड सुपरवाइज पब्लिक वर्क्स, ठीक है, और सुपरवाइज करते थे पब्लिक वर्क को। कलेक्टेड टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट, ठीक है, टैक्सेस और ट्रिब्यूट जो भी उनको डोनेशन मिलता था उसको कलेक्ट करते थे, टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे, राइट। एंड किंग बिकेम पावरफुल बिकॉज दे कंट्रोल रिसोर्सेज, आर्मीज एंड लेबर। क्यों पावरफुल बन गए? क्योंकि किंग अब धीरे धीरे क्या कंट्रोल करने लगे? रिसोर्सेज कंट्रोल करने लगी, आर्मीज कंट्रोल करने लगी, लेबर कंट्रोल करने लगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे वो क्या करते जा रहे हैं? इनको कंट्रोल करते जा रहे हैं, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मेसोपोटामिया वाज द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, ठीक है। व्हाई डिड राइटिंग बिगिन? क्यों शुरू हुई राइटिंग? क्योंकि जैसे आपने देखा रिकॉर्ड को मेंटेन, ट्रेड स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ट्रेड हो रहा है, अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं लोग, तो उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए राइटिंग की नीड थी, ठीक है। तो राइटिंग बिगेन बिकॉज पीपल नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को रखने के लिए राइटिंग की नीड थी, ठीक है। ट्रेड का रिकॉर्ड हो गया, टैक्सेस का रिकॉर्ड हो गया, आप ग्रेन स्टोरेज रखा जा रहा है, स्टोर करके रखा जा रहा है फूड, उसका रिकॉर्ड रखना है, लैंड का रिकॉर्ड रखना है, लेबर का रिकॉर्ड रखना है, उनकी इनकम का रिकॉर्ड रखना है, टेम्पल्स का, ठीक है, टेम्पल्स में जो गुड्स हैं, जो डोनेशन किया जा रहा है टेम्पल को, उसका रिकॉर्ड रखना है। तो रिकॉर्ड्स रखने के लिए यहाँ पर किस चीज की नीड थी? राइटिंग की। एट फर्स्ट पीपल यूज्ड साइन एंड सिंबल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, अब आप यहाँ पे स्क्रिप्ट कौन सी देखते हो? क्यूनिफॉर्म, ठीक है, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी, राइट। और किस टाइप की, यहाँ पे जो लेटर्स थे वो किस टाइप के थे? पायरोग्लिफिक या पिक्टोग्राफिक, ठीक है, पायरोग्लिफिक, ठीक है। तो पायरोग्लिफिक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, पायरोग्लिफिक मतलब जो सिंबॉलिक होते हैं, ठीक है, जो लेटर सिंबल, मतलब आप राइटिंग को सिंबल के थ्रू लिख रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको बोला जा रहा है पायरोग्लिफिक या पिक्टोग्राफिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किस टाइप की लेटर्स देखने को मिलते हैं? पायरोग्लिफिक या पिक्टोग्राफिक। फीचर्स ऑफ क्यूनिफॉर्म, रिटन ऑन क्ले टैबलेट्स, ठीक है। क्यूनिफॉर्म जो राइटिंग होती थी, स्क्रिप्ट होती थी, क्ले टैबलेट पर लिखी जाती थी। पहले हमारे पास पेपर नहीं होते थे, तो मट्टी की जो गीली मट्टी की जो टैबलेट्स होती थी उस पर लिखा जाता था। एंड साइन वर प्रेस यूजिंग अ रीड स्टाइलस। स्टाइलस क्या होता था? स्टाइलस जैसे अभी आप पेन का यूज करते हो, तो वैसे उस टाइम पेन तो नहीं था, पर पेन की जगह क्या था? स्टाइलस था, जिससे वो लिखते थे, जिससे वो प्रेस किया करते थे, साइन करने के लिए, सिंबल को प्रेस करने के लिए। और कैसे मार्क होते थे? वे शेप, ठीक है। तो यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, लिटरेचर एंड एजुकेशन, राइट, इस चीज के लिए वहां पर इसका यूज किया जा रहा है। This is one of the earliest writing system in the world. Cuneiform is one of the most important keywords from this chapter. किस टाइप की राइटिंग थी? क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। Why was writing important? Writing helped Mesopotamian society in many ways. It helped in keeping official records, trade accounts, tax collections, administration, preserving stories, laws and literature, communication across institutions. ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें नीड थी राइटिंग की, ओके। Without writing, managing large cities and kingdom would have been difficult. Who were scribe? Scribe कौन थे? Scribe were people trained to write, जो लिखने में माहिर हुआ करते थे, जो बहुत अच्छे से लिखना जानते थे, उनको क्या बोला जा रहा है? स्क्राइब मतलब सुलेखक या लेखक। Their work include recording trade transaction, जो ट्रेड का ट्रांजेक्शन होता था उसको रिकॉर्ड कौन लिखते थे? स्क्राइब। राइटिंग ऑर्डर्स एंड मैसेजेस, ठीक है, किसी ऑर्डर को राइट करना है तो वो कौन लिख रहा है? स्क्राइब। किसी मैसेज को राइट करके सेंड करना है तो वो कौन कर रहा है? स्क्राइब। प्रिपेयरिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कौन तैयार कर रहा है? स्क्राइब। मेंटेनिंग टेम्पल एंड प्लेस अकाउंट, ठीक है, पैलेस के अकाउंट्स होते थे, टेम्पल्स के मेंटेन अकाउंट्स होते थे, उनको मेंटेन कौन कर रहा है? स्क्राइब। तो स्क्राइब वर इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट एवरीवन कुड रीड एंड राइट, क्योंकि सब लोग वहां पर लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए स्क्राइब यहाँ पर क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट बहुत कम थी, मतलब लोग लिखना जानते ही नहीं थे, राइटिंग ही नहीं जानते थे राइटिंग क्या होती है, ठीक है। सोशल क्लासेस इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मेनली आपको यहाँ पर थ्री सोशल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। एक आपको अपर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक आपको मिलती है लोअर क्लास, ठीक है। मेनली आपको थ्री यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलती हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर, ठीक है।
मैन ग्रुप्स एलाइड क्लास, मतलब जिसमें किंग्स, प्रीस्ट, रिच मर्चेंट्स, हाई ऑफिशियल्स, मतलब जो रिच, जो पावरफुल और रिच होते थे वो एलाइड क्लास या अपर क्लास से बिलोंग करते थे। कॉमन पीपल मतलब मिडिल, जो फार्मर्स हो रहे हैं, आर्टिसंस हैं, लेबर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, वो मिडिल क्लास में आ जाते थे। स्लेव्स, ठीक है, ये होते थे लोअर क्लास, जो सबको सर्व करते थे अपनी सर्विस, ठीक है। वर्क इन हाउस होल्ड, फील्ड एंड वर्कशॉप्स। ओके, तो कितनी कैटेगरी थी? 3, राइट। तो मेसोपोटामियन सोसाइटी में आप देखते हो कितनी कैटेगरी थी सोसाइटी में? 3 कैटेगरीज थी, अपर, मिडिल एंड लोअर। अब आता है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। Trade and transport. Trade was very important because Mesopotamia lacked many natural resources like wood, metal and stone. ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है, जिसको इंपोर्ट किया जाता था बाहर से, वुड को, मेटल को, स्टोन को, तो इसलिए लोग ट्रेड में इन्वॉल्व थे। सो दे ट्रेडेड विद अदर रीजंस, ठीक है, इसलिए वुड को, मतलब वुड किसी और रीजन से उनको क्या करना है, उनको इंपोर्ट करना है, ठीक है, एंड देन मेटल इंपोर्ट करते थे, स्टोन को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो दे इंपोर्टेड मेटल्स, टिम्बर, टिम्बर बोला जाता था वुड को, ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स, उस सबको वो क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड दे एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल्स, ग्रेन्स, क्राफ्टेड गुड्स, क्योंकि उनके पास स्टोन नहीं थे, जो वो हैंडमेड चीजें, आर्टिफैक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट चीजें बना रहे हैं, उसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। ट्रेड टुक प्लेस बाय रिवर रूट, लैंड रूट, सी रूट इन सम केसेस, ठीक है। सबसे मेन रूट क्या था? रिवर, बहुत चीपेस्ट था, ठीक है, बोटिंग के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट कर दिया, मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता था उसका। सेकंड था हमारा लैंड रूट, ठीक है, एंड थर्ड था हमारा सी रूट, जो बहुत रेयरली यूज होता था, ठीक है। एंड द इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ मारी, राइट। मारी वॉज एन इम्पोर्टेंट सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर यूफ्राटिस। यूफ्राटिस रिवर पे आप देखते हो मारी, ठीक है, लोकेटेड थी, मैंने दिखाया भी था मैप में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मारी, मेजर ट्रेडिंग सेंटर, क्योंकि मारी यूफ्राटिस रिवर के पास है, ठीक है, रिवर रूट प्रोवाइड करा रहा है, वाटर प्रोवाइड करा रहा है, तो एक तरह से वहां की जो सोइल है, तो सोइल भी वहां की फर्टाइल है, और फर्टाइल सोइल के कारण एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, तो मारी एक ट्रेडिंग सेंटर के रूप में यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो लिंक मेसोपोटामिया विद सराउंडिंग रीजन्स, ठीक है, और वो बाकी मेसोपोटामिया के जो सराउंडिंग रीजन थे उनसे लिंक हो रहा है इजीली। फेमस वो इट्स रॉयल पैलेस, ठीक है, रॉयल पैलेस के लिए फेमस है। एंड मैनी रिटन रिकॉर्ड्स वर फाउंड देयर, बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर पाए गए, ठीक है, तो इसलिए मारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। द रिकॉर्ड्स फ्रॉम मारी हेल्प हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। हाउसेज इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामियन हाउसेज वर यूजुअली मेड ऑफ मड ब्रिक, ठीक है, जो मड ब्रिक होती है उससे हाउसेज मिलते हैं, जैसे हड़प्पा में आपको देखने को मिले, राइट। फीचर्स, रूम्स अराउंड द सेंट्रल कोर्टयार्ड, सेंट्रल कोर्टयार्ड के अराउंड रूम बने होते थे, जैसे मैं भी आपको बताती हूँ, ये पूरा हमारा ये कोर्टयार्ड है, ठीक है, तो इसके सराउंडेड यहाँ पर क्या बना है? इसके सराउंडेड यहाँ पर रूम्स बना है, ये रूम्स बने छोटे छोटे, ठीक है, यहाँ पर ये रूम्स है, तो बीच में हमारा कोर्टयार्ड है, एंड देन उसके सराउंडेड क्या बना है? ये हमारा कोर्टयार्ड है, और इसके सराउंडेड क्या बने? रूम्स बने हुए हैं, ठीक है। और जो वॉल्स होती थी वो बहुत ज्यादा कैसी होती थी? वॉल्स बहुत ज्यादा थिक होती थी, ठीक है, आप चारों तरफ जो बॉल देखोगे बहुत ज्यादा थिक बॉल देखोगे, ठीक है। यहाँ पर जो बॉल्स आपको नजर आ रही है वो कैसी नजर आ रही है? ठीक, ठीक है, तो ये इनका ऐसा स्ट्रक्चर होता था हाउसेस का, ठीक है। फ्यू विंडोज ऑन द आउटर साइड, ठीक है, कुछ विंडोज आउटर साइड होती थी, अदरवाइज बाकी सारी आप देखोगे इनर साइड, ठीक है। डिजाइन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एंड प्राइवेसी नीड, अकॉर्डिंग टू प्राइवेसी एंड अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट उन हाउसेस को डिजाइन किया गया था। These tell us that city planning and domestic architectures had developed, ठीक है। And why is Mesopotamia called the cradle of civilization? क्यों बोला जाता है cradle of civilization? Mesopotamia is often called one of the cradles of civilization because it gave the world early cities, writing, organized government, trade networks, law and administration, complex social structure, और इसमें क्या बोला जा रहा है इसको? Cradle of civilization. It was one of the first places where humans created an advanced urban civilization, ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस है ये, जैसे इंडस वैली का, इंडस वैली फर्स्ट हो गया, ठीक है, मेसोपोटामिया फर्स्ट हो गया, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। तो आई होप कि क्लास 11 का जो चैप्टर 1 है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है।
आपको अच्छा लगा तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और भी सारी जो क्लासेस की अगर आपको एसएसटी से रिलेटेड और भी क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।